अपनी माँ हर किसी को मीठे लड्डू और छाछ कड़वी क्यों लगती है। सुनो जी, घर के काम करते करते मैं थक जाती हूँ। एक पल आराम नहीं मिलता। सुबह आपके रहते ही मम्मी जी और पापा जी को भी नाश्ता दे देती हूँ, फिर टिफिन बांध कर आपको देती हूँ। आप ऑफिस पहुँचते नहीं हैं कि इधर फिर से फरमाइश शुरू हो जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी, कह देती हूँ। फिर अपना और उनका खाने का इंतजाम खुद कर लेना। लड्डू बनाते हुए सोनिका अपने पति अमित से कहती है। अजीत बोला, लड्डू बना रही हो तो मीठा बोलो। ऐसा क्या हो गया कि मैं दफ्तर से आया नहीं कि तुम अपनी शिकायतों का टोकरा खोल कर बैठ गई। और काम अगर ज़्यादा हो गया तो एक और काम वाली लगा लो, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार लेगी। सोनिका बोली, फिर खर्चा नहीं बढ़ेगा। अमित बोला, तुम अपने फिजूल खर्चे कम कर लेना, पर मुझे ये परेशानी मत बताया करो। अगर उनके लिए कोई दूसरा इंतज़ाम होता तो मैं तुम्हारे कहने से पहले कर देता। मुझे भी कोई शौक़ नहीं है रोज़ के प्रवचन सुनने का, जिसका कोई फ़ायदा ना हो। इतना कहकर अमित नहाने गया। अमित के जाते ही सोनिका की सास दामिनी जी आई और बोली, बहू, जब तुम इस घर में आई थी तो मैंने सोचा मेरे बेटा में हमारे साथ उठता बैठता नहीं, तुम्हारे साथ रहकर शायद उसके मन में दया की भावना जागेगी। पर तुम तो उसे और हमारे खिलाफ कर रही हो। आखिर इस घर में मैंने तुम्हें क्या कमी होने दी? कल तक ये घर और बेटा सब मेरा था। मैं इस घर की महारानी से कम नहीं थी, पर सब कुछ मैंने तुम्हारे हाथों में सौंप दिया। तुमने ये कैसा सिला दिया? आखिर हम कौन सा फरमाइश तुमसे करते हैं? सुनीता बोली, मम्मी जी, मेरे मुंह मत खुलवाइए। बोल तो आप ऐसी रही हैं जैसे किसी राजमहल की महारानी थी। अरे ये घर, सामान और जिम्मेवारियों के बोझ के अलावा आपने और क्या दिया? और क्या मैं गलत कह रही हूँ? इनके ऑफिस जाते ही आप दोनों चाय की फरमाइश नहीं करते। पता है दूध का भाव क्या हो गया है। ऊपर से काम वाली कहती है पगार बढ़ा दो। आपके बेटे ने पैसे छापने की मशीन नहीं खोल रखी है। इतना कहते हुए लड्डुओं का डब्बा लेकर वो कमरे में चली गई। निराश कामिनी जी कमरे में लौटी तो उनके पति सुरेश बाबू बोले, क्यों अपनी रोज़ रोज़ बेइज्जती करवाती हो? मान क्यों नहीं लेती कि जो घर और बेटा पहले तुम्हारा था वो अब किसी और का हो चुका है। कल तक तुम घर की भले महारानी होगी, पर आज छोड़ो वो शब्द कहते हुए मेरी जीभा साथ नहीं देती है। हमारी औकात इस घर में क्या है ये तुम भी जानती हो। चुपचाप राम का नाम लो और विनती करो उनसे, अब हमें इस संसार से मुक्त करो। दोनों चुपचाप अपनी हालत पर आंसू बहा रहे थे। अगले दिन अमित किसी काम से शहर से बाहर गए। बच्चों ने पिज़्ज़ा खाए की फरमाइश की तो सोनिका ने अपने और बच्चे के लिए पिज़्ज़ा मंगवा लिया। सास ससुर के लिए उसने खिचड़ी बना कर दी। जब कामिनी जी ने कहा, बहू खिचड़ी तो शनिवार को खाया जाता है, आज तो मंगलवार है और दिन में खिचड़ी। सोनिका मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी, गर्मी इतनी हो रही है कि रसोई में मेरा जाने का मन नहीं है। आज खिचड़ी से ही काम चला लीजिए। मैं बच्चों के साथ कमरे में आराम करूंगी, तो मुझे परेशान मत कीजिएगा। इतना कहकर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। पिज़्ज़ा खाकर बच्चों खुश हो गए और वीडियो गेम खेलने लगे। सोनिका के पास कुछ काम नहीं था तो वो अपनी सहेली ममता से बात करने लगी और अपने घर का हालत बताई। ममता बोली, तुम उनसे काम निकलवाना नहीं आता? अरे काम वाली को इतने पैसे देती ही क्यों हो? तुम्हारी सास भारी काम नहीं कर सकती, पर बैठे बैठे बर्तन तो धो ही सकती है। काम वाली से दूसरे काम वाली
बर्तन धोना, सब्जी काटना, ये सब अपनी सास से करवाओ। बस बदले में जो भी चटपटा खाती हो थोड़ा सा उनको सामने रख दो। शाम में सोनिका ममता के सुझाव पर विचार कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कहीं अगर वो ऐसा करे और सास ससुर विद्रोह कर दिए तो। तभी उनकी छोटी बहन रानी का फोन आया। पता है दीदी, मेरी सास मुझे 1 मिनट का चैन नहीं लेने देती है। सब खाकर उठ जाते हैं तब मुझे खाना खाने कहती है। अगर फरमाइश पूरी ना करो तो मेरी शिकायत इनसे करती है। और ये ठेर श्रवण कुमार तुम्हारा अच्छा है, जीजा जी तुम्हारी बात सुनते हैं और तुम्हारी सास ने भी तुम्हें कम परेशान नहीं किया होगा। न जाने ये हर सास बुरी क्यों होती है। बहन की तकलीफ सुनकर सोनिका ने वो निर्णय लिया कि अब वो ममता का नुस्खा अपनाना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद जब अमित आए, सोनिका बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही वो दफ्तर गए, सोनिका के माथे पर पट्टी बंधी और दामिनी जी चाय देने गई। दामिनी जी ठहरी ममता के मुहूर्त। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू, क्या तबीयत खराब है? सोनिका मुंह बनाते हुए बोली, मम्मी जी मेरा सर फटा जा रहा है। ऊपर से सपना बोली है कि वो बर्तन नहीं धोएगी, उसके हाथ में दर्द है, वो दूसरे काम कर देगी। अब आप ही बताइए मैं कब बर्तन धोऊंगी और कब खाना बनाऊंगी? कोई नहीं जिससे मदद मांग सकूं। सुरेश बाबू शंका की दृष्टि से अपने बहू को देख रहे थे। दामिनी जी बोली, ऐसा क्यों कहती हो बहू, मैंने तुम्हें बेटी से कम नहीं समझा है। चलो मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। इतना कहकर वो सोनिका के साथ चली गई। रसोई में सोनिका बोली, मम्मी जी आप इससे बर्तन धुलवाने में अच्छा तो नहीं लगता। आप ऐसा कीजिए, नीचे बैठकर बर्तन धो लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं बाम लगाकर दूसरे काम कर लेती हूँ। इतना कहकर वो अपने कमरे में आराम करने चली गई। सपना सोनी के कमरे में झाड़ू लगा रही थी। वो बोली, भाभी जी क्यों अपने सर पर पाप लेती हो? जो आपके बहुरानी बनाकर घर में लेकर आई, आप उनसे नौकरानी वाले काम करवा रही हो। सोनिका बोली, चुपचाप जितना तुमसे कहा गया है उतना करो। बर्तन धोना और सब्जी काटना मम्मी जी कर लेगी। तुम आज से कपड़े और झाड़ू पोछा किया करो और हफ्ते में 1 दिन मेरी मालिश कर दिया करो। सपना हैरानी से सोनिका की तरफ देखती रही और अपना काम करती रही। दोपहर के खाने में सोनिका ने पनीर की सब्जी बनाई। सास ससुर को रोटी दाल के साथ पनीर की सब्जी दी। दामिनी जी देखकर खुश हो गई और सुरेश बाबू से बोली, आज तो आपके पसंद की पनीर की सब्जी बनी है। चलिए, लगता है बहू को हम पर दया आ गई। सुरेश बाबू कटोरी में हाथ घुमाते हुए एक पनीर का टुकड़ा आया और बाकी आलू के टुकड़े थे। दामिनी जी देखकर बोली, ये भी तो देखिए पनीर कितना महंगा हो गया है। अब सिर्फ पनीर डालकर तो सब्जी नहीं बनाई जा सकती है ना। खा लीजिए। सुरेंद्र बाबू बोले, ये तुम्हारे बर्तन धोने और सब्जी काटने का इनाम तो नहीं है। दामिनी जी बोली, हे भगवान कैसी बात कर रहे हैं? अपने घर के काम को कोई ऐसा कहता है? घर में शांति बनी रहे तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। आप बस खाना खाकर आराम कीजिए। अब तो ये रोज का हो गया था। सोनिका कुछ न कुछ बहाना करके छोटे मोटे काम दामिनी जी से करवाती रहती। बेचारी दामिनी जी पति को ढंग का खाना मिले इस वजह से चुपचाप सब करती जाती। ऐसा नहीं था कि वो समझ नहीं रही थी, आखिर उन्होंने अपने बाल धूप से सफ़ेद नहीं किए थे। वक्त बीतने लगा, काम की थकान दामिनी जी के चेहरे पर दिखने लगी। एक रोज़ जब सोनिका कमरे में सो रही थी और दामिनी जी धूप में कपड़े उठा रही थी, सुरेंद्र बाबू बहू के कमरे में दफ्तर देना शुरू किया। सोनिका हड़बड़ा कर आई और बोली, बाबूजी कोई अपनी बहू के दरवाजे को इस तरह पीटता है? क्या तूफान आ गया है जो मुझे नींद से जगा दिए? वो बोले, बहू इतनी धूप में जो औरत कपड़े उठा रही है वो तुम्हारे पति की माँ है और इस घर की मालकिन है। उससे तुमने नौकरानी बना रख दिया है और औरत की ममता के मूर्त होती है। फिर तुम्हें अपनी सास के ऐसे व्यवहार करते हुए शर्म नहीं आई? देखो उसकी कैसी हालत हो रही है। सोनिका बोली, बाबूजी मैंने उनसे नहीं कहा है कि अभी ही कपड़े ला लो? अरे शाम हो जाती तो आराम से उठाती। अगर आपको इतनी ही चिंता हो रही है तो आप कर लीजिए, वैसे भी पूरे दिन पलंग ही तो तोड़ते हैं। इतना कहकर वो कमरे में चली गई। सुरेंद्र बाबू ने दामिनी जी की मदद की और सारे कपड़े चारपाई पर रख उन्हें कमरे में ले गए और बोले, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज से खाना पीना छोड़ दूंगा। तुम्हारी ऐसी हालत अब मैं नहीं देख सकता। चुपचाप मैं
से थोड़ी देर आराम करो। अगर बीमार पड़ जाओगी तो ना तो बेटा दरवाजे ले गए और ना ही बहू 2 रोटी देगी। समझ रही होगी मैं कहाँ का चाहती हूँ। दामिनी जी चुपचाप पसीना पोंछते हुए चारपाई पर ढुलक गई। रात हुआ। बेटा खाना पीना खाकर जब मोबाइल लेकर आंगन में बैठा तो सुरेंद्र बाबू उसके पास गए और सारी बात बताई। अमित बोला, क्या माँ अपने उम्र में काम नहीं करती थी? और ऐसे भी बुढ़ापे में थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए। आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे सोनिका आप लोगों को खाना पीना नहीं देती। अरे अपना घर का काम करने में क्या बुराई है? सुरेंद्र बाबू निराश होकर अपने कमरे में चले गए। सुरेंद्र बाबू हर तरह से हार चुके थे कि कैसे अपनी पत्नी की परेशानियों को काम करें। तभी उनकी बेटी कविता का फोन आया। सुरेंद्र बाबू ने इतने दिनों की बीती सब बताई और बोले, बेटा जिस पत्नी को आज तक मैंने कभी कुछ नहीं कहा, आए दिन बेटे बहू से खरी खोटी सुनाते हैं। मेरा सीना छल्ली हो जाता है। मैं पुरुष हूँ, आंसू नहीं बहा पर अपनी पत्नी के ये दशा देख भी नहीं पाता हूँ। कविता ने उन्हें आश्वासन दिया और बोला, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए। बच्चों के स्कूल में कुछ दिनों की छुट्टी होगी तो मैं आ जाऊंगी। आकर माँ से बात करती हूँ। तब तक आप अपना और माँ का ख्याल रखिए। इतना कहकर कविता ने फोन रख दिया। समय बीत रहा था। दिनों दिन दामिनी की स्वास्थ्य गिर रहा था। कविता छुट्टियों में मायके आई, जिसकी खबर बस सुरेंद्र बाबू को थी। जैसे ही कविता घर में आई उसने देखा माँ आंगन में बैठकर बर्तन धो रही थी। माँ, ये क्या कर रही हो? क्या सपना ने घर का काम करना छोड़ दिया? और भाभी कहाँ है? भाभी, ओ भाभी! ननद की आवाज़ सुनकर सोनिका घबराई कर उठी और आंगन में देखी तो ननद सास को हाथ धुलवा रही थी और बोल रही थी, माँ, भैया की शादी करके क्या आपने लिया? मालकिन आई थी या घर की बहू आई थी जो आज ये दिन सर देख रही हूँ। मानती हूँ बहू की मदद करनी चाहिए, परंतु उसके लिए सास की उम्र और सेहत भी देखनी चाहिए। सोनिका मुस्कुराकर बोली, अरे कविता जी, आप कब आई? आने में पहले खबर भी नहीं की। कविता बोली, अपने घर में आने से पहले खबर देने का क्या ज़रूरत है? और खबर देकर आती तो सच्चाई कैसे देखती? औरत तो ममता के रूप होती है। आप मेरी माँ ये सब करवा रही हो। और सपना, तुम क्या कर रही थी? सपना डर कर बोली, मैं तो भाभी जी की मालिश कर रही थी। कविता बोली, वाह, जिसका घर है वो बर्तन धो रही है और बहू मालिश करवा रही है। क्या ज़माना आ गया है। अरे भाभी, कुछ तो शर्म करो, भगवान से डरो। कल को आपकी भी बहू आएगी और आपसे ये सब करवाएगी तो कैसा लगेगा? सोनिका बोली, घर आते ही आपके कलह शुरू कर दिया। हाँ, आप तो बोलेंगे ही। आपकी माँ जो है, कोई बहू की तकलीफ कहाँ देखता है। कविता बोली, भाभी, मैं ये नहीं कहती कि हर बहू बुरी होती है, पर हर सास भी बुरी हो ये भी ज़रूरी नहीं है। किसी और की सास अगर बुरी है तो क्या मेरी माँ भी बुरी हो गई जो आप उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं? इतना कहकर कविता दामिनी जी से कमरे में ले आई। बेटी के लाड करते हुए दामिनी जी बोली, तुमने आने की खबर भी नहीं दी और ये क्या अकेली आ गई? दामाद जी और बच्चों को नहीं लाई? कविता बोली, माँ, अगर मैं तुम्हारे दामाद और बच्चों को लाती तो वो तुम्हारी ये हालत देखकर क्या सोचते? माँ, बहू की माँ बनना अच्छी बात है, परंतु बहू को अपनी मालकिन तो मत बनाओ। और बाबूजी, एक बात बताइए, इस सब को दोष भैया भाभी के साथ आप और माँ का खुद है। इधर सोनिका ने फटाफट अमित को फ़ोन किया। अमित भी दफ्तर से जल्दी लौट कर आ गया। सोनिका सबके लिए चाय लेकर आई तो अमित बोला, मैंने सुना घर में आते ही तुमने सबकी क्लास ले ली। कविता बोली, अच्छा, और आपको दफ्तर तक खबर पहुंच गई? फिर तो माँ की जो हालत है वो भी खबर आपको होगी, या फिर आप माँ की परेशानियों से अनजान हैं? अमित बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? कविता ने पूरी बात बताई। अमित बोला, तो घर के कामों में अगर माँ अपनी बहू की मदद कर देती है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? माँ बेटी की मदद करे तो मदद और बहू की मदद करे तो गुलामी। कविता बोली, मुझे शर्म आ रही है कि आप अपनी माँ की तकलीफ जब नहीं समझ पा रहे हो तो आप अपनी पत्नी कैसे समझोगे? बाबूजी, आप ये भूल गए कि घर में परिवार आपने अपने दम पर खड़ा किया था।
फिर आप अपने बेटे बहू के गुलामी कैसे कर सकती हैं? मेरी सास भी मेरे साथ रहती है। मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनके कुछ कह सकूं, क्योंकि मैं जानती हूँ आज के बुजुर्ग भी अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष है। जब तक वो ना चाहे अपनी संपत्ति का एक टुकड़ा भी अपने बच्चों को नहीं लेने देंगे। अगर मुझे मेरा अधिकार चाहिए तो मुझे जिम्मेवारी भी तो उठानी होगी, पर यहाँ तो जिम्मेवारी उठाने नहीं जो रही है, बल्कि बुजुर्गों को दी जाती है। अमित बोला, कविता तुम हमारे घर की शांति भंग कर रही हो। अपने घर की बात अपने घर में रखो। कविता बोली, नहीं, ये घर भी मेरा है और मेरा भी इस घर पर अधिकार है। सोनिका बोली, अब आई असल बात जुबान पर, ये कहिए कि आपको घर में संपत्ति में हिस्सा चाहिए। कविता बोली, मुझे भगवान के दया से सब कुछ है। मुझे मायके के संपत्ति और घर में हिस्सा नहीं चाहिए। अगर मेरे माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार रहा तो शायद मैं आपको पर संपत्ति लेने नहीं दूंगी। बेटी की बातें को सुनकर सुरेंद्र बाबू को साहस आया। उन्होंने कहा, कविता सही तो कह रही है बहू, अब तुम हमारे बारे में इतना सोचती हो तो मैं सोचता हूँ अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम ही कर देता। कविता हैरान होकर सुरेंद्र बाबू की ओर देखने लगी। सोनिका बोली, बाबूजी आप ऐसा कैसे कर सकते हो? सुरेंद्र बाबू बोले, हाँ बहू, क्योंकि तुम तो अपनी सास को सास नहीं नौकरानी समझती हो। फिर मैं क्या दूँ तुम्हें? अपनी संपत्ति तुम्हारा पति कमाता है और तुम तो कह रही थी कि तुम हमें पाल रही हो। ऐसा करो, अपने पति और बच्चों को लो और जाओ दूसरे घर की रानी बनो। अमित चुपचाप था। दामिनी जी बोली, बेटा तुम कुछ नहीं बोलोगे? अमित बोला, मैं सास बहू के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता हूँ, इसलिए आज तक मैं कभी भी दखल नहीं देता था। कविता बोली, भैया अगर भाभी की बहन की सास बुरी है तो क्या हमारी माँ भी बुरी है? क्या आपने देखा कभी माँ को भाभी के साथ गलत व्यवहार करते हुए? फिर ये हमारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? 2-3 दिन तक घर में शांति छाई रही। कविता अपने पिता से बोली, बाबूजी मुझ पर मेरे सास ससुर और पूरे परिवार की जिम्मेवारी है। मैं उन्हें छोड़कर यहाँ तो नहीं रह सकती। अगर आप मेरे साथ चलना चाहो तो चल सकते हो, वरना ऐसे भी आपकी स्थिति नहीं हुई है कि आप अपने घर का फैसला नहीं ले सके। और माँ बाप अपने रिश्तों को बचाने के लिए इतना मत झुको कि वो आपकी कमजोरी बन जाए। पिता को हौसला देकर बेटी अपनी जिम्मेवारियों को निभाने चली गई। 2 दिन बाद सुरेंद्र बाबू ने सबको इकट्ठा बुलाया। अमित की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई थी। सुरेंद्र बाबू एक इज्जतदार आदमी थे। समाज में अपनी इज्जत कम ना हो जाए इसलिए उन्होंने एक फैसला लिया और बोला, यही पास में मैंने एक ज़मीन खरीदी थी, वो मैं तुम्हारे नाम करता हूँ और तुम्हें 3 महीने का वक्त दे रहा हूँ। उस पर तुम अपने लिए घर बना लो और इस घर की खाली कर दो। मेरी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा मैं कविता के नाम करूँगा और आधा तुम्हारे बच्चे के नाम कर दूँगा। ये मेरे आखिरी फैसला है। इतना कहकर वो कमरे में चले गए। बेटा बोला, माँ ये सास बहू की लड़ाई में मुझे क्यों सज़ा मिल रही है? मैंने तो आपके साथ कभी बुरा नहीं किया। दामिनी जी बोली, बेटा तुमने बुरा तो नहीं किया, पर कभी तुमने अच्छा भी नहीं किया। आज तक मैं रिश्तों को जोड़ने के लिए बस लेती और झुकती ही आई और तुम लोगों ने उसे मेरी कमजोरी समझ ली। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ़ करो। तभी सपना बोली, माँ जी मैं भी भाभी जी के साथ काम नहीं कर सकती। उसके साथ काम करके मैं भी कहीं ना कहीं पाप की भागीदारी बन गई हूँ। अब मैं आपके घर का सारा काम करूँगी। आज जो भी पगार देंगी मैं चुपचाप ले लूँगी। आखिर आपके ही पगार से मैं पली बड़ी हूँ। सपना का सहारा लेते हुए दामिनी जी अपने कमरे में चली गई। इंसान चाहे जितनी चाले चले, पर होता है वही जो वक्त को मंजूर होता है। आखिरकार 3 महीने बाद आधे अधूरे ही घर में अमित और सोनिका को शिफ्ट होना पड़ा। अब सोनिका को पैसे की बचत के लिए अपने घर का सारा काम खुद करना पड़ता था। सुरेंद्र बाबू ने सपना के पति को भी अपने घर पर काम लगा दिया और वो बागवानी को देखभाल करता और बाहर के सारे काम भी करता। ऊपर वाले घर में किराया लगा दिया तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी।
दोस्तों, रिश्तों को बनाने में इंसान की उम्र बीत जाती है, पर किसी एक की गलती से उन रिश्तों को तार-तार हो जाती है। किसी घर में अगर कोई कमी है तो उसमें हमें सीखना चाहिए ना कि उसी गलती को अपने घर में दोहराइए और खुद को दोषी बनाएं।